हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केशव जखुटिया। आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था कि किस तरह से एल्कलाई अर्थ मेटल्स और हैलोजेंस के बीच में रिएक्शन होती है, और एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था कि बेरिलियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, करेक्ट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एनोमेलस बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, और ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम। उसका एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, इसके एबनॉर्मल बिहेवियर करने का रीजन क्या है। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, और रीजन ये है हमारे पास में कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, साइज बहुत छोटा होता है, और आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों ही बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। और इसी तरह से यहां पर भी बोल सकते हैं कि स्मॉलर आयनिक रेडियाई होगा। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जब इनका ये साइज बहुत छोटा होता है तो ये मेटल्स के जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ये देख लेते हैं कि इसके एनोमेलस बिहेवियर क्या क्या है ना। तो बिहेवियर देखिए कि इसका क्या क्या बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है, क्या क्या अलग इसका बिहेवियर है वो देखिए। जैसे सबसे पहली बात अगर आप लोग देखेंगे तो यहां आप बोलेंगे कि बेरिलियम इज लाइक हार्ड, while other alkali earth metals are soft. While other alkali earth metals are soft. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो फिजिकल अपीयरेंस से ही हम लोग देख सकते हैं कि बाकी के और एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल्स बेसिकली, है ना, क्योंकि कंपैरिजन सेम ग्रुप में ही होता है बेटा। तो एल्कलाई अर्थ मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, और बेरिलियम जो होता है बेटा वो हार्ड होता है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों के साथ बोलूं कि तो ये कह सकते हो कि लीस्ट मेटालिक होता है, मतलब इसमें मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत कम होता है। मेटालिक कैरेक्टर ना के बराबर होएगा, और ये क्या करने की कोशिश करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करेगा। और ये बात तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि साइज बहुत छोटा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए कि यहाँ पे आप चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, या फिर अपन मैं बोलता हूँ इसके अंदर में आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी बात कर लीजिए। ये हाईएस्ट होता है, किन सब में हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है ना। ठीक है, यहां तक की बात अपन को समझ में आई। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि बेरिलियम का कंपाउंड है बेरिलियम ऑक्साइड, और एक कंपाउंड है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कंपाउंड है ये देखो, कहने को तो ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स है, और हम जानते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए तो नाम एल्कलाइन रखा गया उनका, है ना। लेकिन इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकते हैं और बेस के जैसा भी यहां पर ये बिहेव कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब कंपैरिजन ही है कि अगर बाकी के ऑक्साइड्स, बाकी मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें या हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, यहां पर उनका नेचर हो जाएगा बेसिक, है ना, वो एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। तो ये इनका अलग बिहेवियर है कि क्या अलग बिहेव करते हैं ये इनका अलग बिहेवियर है, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये अलग बिहेवियर तो करता है, ये तो समझ में आ गया। तो किसी से तो सिमिलैरिटी भी शो करता होगा ना। तो सिमिलैरिटी शो होती है बेरिलियम की किसके साथ में, बेरिलियम, सिमिलैरिटी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ और बेरिलियम के साथ इनकी दोनों की सिमिलैरिटी शो होती है। अब देखो कैसे सिमिलैरिटी शो होती है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो कैसे सिमिलर है एक दूसरे की, या किस तरह से सिमिलैरिटी शो करने की कोशिश करते हैं। ये बात अपन जानते हैं कि यहाँ पर देखो दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। प्लीज मेक श्योर ये बात ध्यान रहे, क्योंकि दोनों का ही जो साइज है वो बहुत छोटा है, ध्यान रखिएगा इसका भी, है ना। तो इसीलिए दोनों ही क्या करने की कोशिश करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट सॉरी, कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। दोनों ही एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, दोनों ही एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं ना, रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की अगर मैं आपसे अब और बात करूं तो यहाँ पर अब देखो, जैसे मेरे पास में है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर अपन इसको बेस की प्रेजेंस में रख दें, बहुत सारे बेस की प्रेजेंस में रख दें, एक्सेस में रख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये चीज एक बार देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा BeOH(4) में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा बेरिलियम का, राइट। इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एल्कलाइन एक्सेस के अंदर में अगर आप रिएक्ट करवा दो, बहुत सारे बेस के साथ अगर आप रिएक्ट करवा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो जाएगा AlOH6, राइट। यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे ये कंपाउंड अपने पास में बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आप मान लो जैसे मेरे पास में यहाँ पर इसका कार्बाइड है, बेरिलियम का कार्बाइड है ना, B2C, अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करा दे, है ना, कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दे, तो ये देखो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पर बन जाता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और CH4 बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर एल्यूमिनियम के भी कार्बाइड की रिएक्शन अगर अपन करवा दें, तो देखो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH4, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि किस तरह से रिएक्शन होनी चाहिए, इसको बैलेंस कर लेंगे अपन लोग, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी बैलेंस। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से ये 12 कर लीजिए, नाउ इट इज बैलेंस्ड, करेक्ट। तो ये हो गया पूरा बैलेंस पार्ट। तो देखो लॉजिक लगाने वाली बात ये है कि किस तरह से कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सेम प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोक्साइड को एल्कलाई के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेम बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं। वंस अगेन मैं फिर बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होते हैं, ये किस टाइप का रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। किस टाइप की रिलेशनशिप शो हो रही है, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो हो रही है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लिथियम और यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम भी डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को साथ साथ फॉलो अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अपने लगभग रिएक्शन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले पार्ट है वो है हमारे पास में कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की बात करते हैं जो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम में आते हैं, है ना। तो डेली लाइफ में अगर हमारे बहुत काम में आते हैं तो अपन को इनके बारे में डिस्कस करना है, और इनका डिस्कशन दिया हुआ भी है अपने कोर्स में, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जानना है कि सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहला ही अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर, ग्रुप 1 का कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अपन पहले तो इसका फॉर्मूला जाने कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो यहाँ पर ये है कि इसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, कुछ इस तरह से। तो ऐसा वॉशिंग पाउडर निरमा या फॉर्मूला जैसे भी आप बनाना चाहो, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक और चीज कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, सॉल्वे प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है ना, ये प्रिपरेशन मेथड है।
अब देखो, अगर आप अभी इसकी प्रिपरेशन मेथड सीख लोगे तो मान के चलना कि अगले जितने भी टॉपिक है ना वो अपने पास में यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, अगले जितने भी टॉपिक है। तो देखिए इसको किस तरह से अपन पढ़ सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे। अमोनिया की रिएक्शन अगर अपन वाटर और CO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाइए तो देखिए क्या बन जाएगा, बड़ा ही आसान सा कंपाउंड है कि यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा एक तो, और एक बन जाएगा अपने पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेसिक लॉजिक क्या था, हमको हाइड्रोजन कार्बोनेट ही रखना था, लेकिन वो अमोनियम का नहीं रख के हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रख दिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रख दिया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। अब देखो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अपन इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से देखो क्या मिलने वाला है, Na2CO3 बाहर, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर, प्लस CO2 मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, इस तरह से ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को ही अपन क्या करना चाहते हैं, इसको अगर आप वाटर के साथ हाइड्रेट कर देते हैं तो यहां बन जाता है Na2CO3.10H2। देखो ये चार स्टेप की जो रिएक्शन है, स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चार स्टेप की जो रिएक्शन है, अगर ये चारों स्टेप की रिएक्शन आपने अच्छे से कर लिया, इनको आपने याद कर लिया, तो आप मान के चलिएगा कि आप लोगों को जो इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग कर पाएंगे। करेक्ट, तो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बात ये हो रही है कि इसको अपन यूज कहां कहां करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को अपन यूज कहां कहां पे करते हैं। देखो मैं आप लोगों के साथ ये जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये डिस्कशन आपको एक आइडिया दे देता है कि किस तरह से अपन को इसको पढ़ाई करना है ना। तो देखो हम लोग अगर बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप की बात करनी है, कि यहाँ पर अपन को सोप डिटर्जेंट, है ना, ये बनाने के बहुत काम में आता है। ठीक है, पेपर बनाने के बहुत काम में आता है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के काम में आता है। एक और कंपाउंड है जिसको बोलते हैं बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के लिए ये सोडियम कार्बोनेट बहुत काम में आता है, सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3। और क्या काम में आता है, ये वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस के अंदर में भी काम में आता है। ठीक है ना, वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में, है ना, लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, ये तो हम कह ही रहे हैं कि कपड़ा धोने के और इनके तो काम में आएगा ही, है ना, वॉशिंग सोडा की जगह, है ना, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग करने के काम में आता है। और क्या काम में आ सकता है बेटा ये अपने, और अपने काम में आ सकता है कि पेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत काम में आता है। ठीक है, और एक लास्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी रीएजेंट की जैसे भी ये काम में आता है, लेबोरेटरी में भी इसका बहुत यूज होता है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी से कुछ वर्ड्स निकाले हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो देखो बेटा कई बार ऐसा होगा कि बोले सर इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, हम तो आपको सब कुछ ही बता रहे हैं, इतना तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग और भी याद रख पाए एनसीईआरटी पढ़ के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो आप लोग याद रखे ही रखें, है ना, इतना तो आप लोग याद रखे ही रखें। इतना कर लेंगे तो भी आप लोग बहुत कुछ कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला देखेंगे तो देखो अभी अभी हालांकि इसकी प्रिपरेशन भी अपन लोग कर चुके हैं, है ना। तो अगर अब अपन इसकी पहली बात तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, अभी अभी बनाया है हमने NaHCO3, राइट ना। अब देखो जरा इसको बोलते क्या है, सबसे पहले तो इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आपने कहा कि अमोनिया की रिएक्शन वाटर के साथ और CO2 गैस के साथ कराते हैं तो यहाँ बन जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, करेक्ट। और इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, NaCl के साथ करा दीजिए, तो यहां बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले एक बात बताओ कि ये जो बेकिंग सोडा है ये अपन लोग कैसे इसके अंदर में बनाने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा मेथड बताता हूँ, ये फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है ना। अब देखो दूसरा प्रिपरेशन का मेथड और बताता हूँ कि जो हमारे पास में Na2CO3 है
अपन इसकी रिएक्शन अगर वाटर और CO2 के साथ करा दे तो ये यहाँ पर भी बन जाएगा 2NaHCO3, है ना, ये भी इसके साथ बन जाएगा। मतलब रिवर्स कर दिया मैंने रिएक्शन का, तो होपफुली ये वाली बात आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज क्या काम में आती है, कैसे बनाई जा सकती है, इस चीज को आप समझिए, है ना। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि ना ये बेकिंग सोडा अपन यूज कहाँ पे करते हैं। तो आप बोलते हो कि सर केक बनाने में या फिर पकोड़े बनाने में, है ना, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने में, ऐसे स्पंजी बनाने में काम में आता है ना। तो आप देखो ये स्पॉन्जी कैसे बना सकते हैं, इस चीज को अपन लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अपन इसको बोलते हैं कि देखो मेरी बात समझो, इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है जैसे टू मेक फूड आइटम्स, टू मेक फूड आइटम्स फ्लफी, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, टू मेक फूड आइटम्स फ्लफी, राइट। अब देखो अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फूड आइटम्स फ्लफी बनाने के काम में आता है ना। मैं एक बार पहले पूरा लिख देता हूँ, इसके अलावा और ये कहाँ काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है, ये फायर एक्सटिंग्विश करने के बहुत ज्यादा ये काम में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये और किस चीज में है ना, मतलब इसको बेकिंग पर्पस के लिए भी आप बोल सकते हो कि बेकिंग पर्पस में भी इसको यूज करते हैं ना, बेकिंग सोडा नाम ही इसीलिए रखा गया है। इसके अलावा ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है ना, ये क्या है, माइल्ड एंटीसेप्टिक है ये, ठीक है। अभी बताता हूँ ये माइल्ड एंटीसेप्टिक का क्या फंडा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। और बेसिकली ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि बेसिक नेचर का होता है, तो वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से, है ना। अब मेरी बात समझो, सबसे पहली चीज कि मान लो आपको कहा जा रहा है कि ये आपका खाने वाला कोई चीज रखा हुआ है और आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो। बेक करना होता है मतलब हीट ही तो करते हैं बेक करने के अंदर में, आप इसको हीट कर रहे हो। अब अगर आपके पास में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब बेकिंग सोडा है, और आप इसे हीट करते हो, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है Na2CO3, एक बन जाता है H2O, और एक बन जाता है CO2। तो हम ये कहते हैं कि ये CO2 कहाँ जाएगा, ये CO2 तो सिस्टम से बाहर निकलेगा, मतलब ये CO2 यहाँ से ऐसा बाहर निकलेगा, ये CO2 यहाँ से ऐसा बाहर निकलेगा। तो बीच बीच में क्या हो जाएंगे, ऐसा स्पंज जैसा बन जाएगा, और स्पंज जैसा बन जाएगा तो इसका मतलब ये फ्लफी हो जाएगा ना, राइट ना। बात समझ में आ गया कि ये हो जाएगा फ्लफी, ठीक है। अब देखो माइल्ड एंटीसेप्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि हनी बी है, हनी बी मतलब मधुमक्खी, कि अगर हनी बी जो है अगर वो काट ले, तो हनी बी के जो डंक होता है स्टंग के अंदर में, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। अब आप देखो कि एंटीसेप्टिक मैंने कहा, तो उसका पहले तो डंक निकाल लो, और उसको अगर बेकिंग सोडा, मतलब इस बेकिंग सोडा के अंदर में पानी डाल के इसका एक्वस सोल्यूशन बना लो, और इससे भी अगर उसको क्लीन करोगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करने वाला है ना। ये बहुत ही शानदार सा टर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो दिस इज रियली रियली ग्रेट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला कंपाउंड हमारे पास में कौन सा है। तो तीसरा जो कंपाउंड हमारे पास इस लिस्ट में आता है वो है सोडियम क्लोराइड। इसको अपन कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको अभी अपन, है ना। सोडियम क्लोराइड अपन इसको बोलेंगे, इसका नाम टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी अपन बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक दो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ पर देखो नमक कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो वो बनाया जाता है जैसे 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इंडिया में ही बनाया जाता है ये, है ना, इज प्रोड्यूस्ड एनुअली। इतना नमक तो एनुअली बनता है, हर साल कम से कम बनता है। और किस मेथड से बनता है, ये बनता है सोलर इवेपोरेशन मेथड से। ये आप लोगों ने टाटा नमक के एड में भी देखा होगा कि सोलर इवेपोरेशन मेथड से हमारे पास में क्या बन जाता है। हम लोग इस मेथड को डिस्कस नहीं करने वाले, बस मेथड का नाम याद रखना है कि सोलर इवेपोरेशन मेथड से सॉल्ट बनाया जाता है, और वो इंडिया में कितना बन जाता है, 50 लाख टन सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कि ये बनता कैसे है, इसकी कोई डेफिनेशन, कोई ऐसा मतलब प्रिपरेशन स्टेप्स कोई नहीं पूछ रहा होता है यहाँ पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज क्या क्या है। तो जो इसका यूज है वो हमारे पास में है कि ये हमारे डाइट का, हमारे भोजन का क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है, असेंशियल कंस्टिट्यूएंट है।
एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट है ये, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि ये क्या है, ये एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव भी है। ये क्या है, ये फूड प्रिजर्वेटिव है। आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे घर में अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, है ना। तो दो काम करता है, पहला तो वो उस चीज को गलाने का काम करता है, और बाद में जो नमक है यही नमक उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, प्रिजर्व करने का भी काम करता है, ठीक है। अगर इस नमक को, NaCl को अगर बर्फ के साथ मिला दें तो ये क्या बन जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, ये जो है बर्फ का टेम्परेचर कम करने के काम में आता है। मतलब बर्फ में क्या मिलाना है, हम लोगों को नमक मिला देना है। जैसे आपने भी देखा होगा कि वो कुल्फी वाला जो होता है, तो कुल्फी अगर उसके पास में है तो कैसा एक बॉक्स में ही तो रखता है, उसमें बर्फ होती है। अब आप बोलोगे सर बर्फ तो पिघल जाएगी, तो बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, नमक लगा के रख देते हैं उस बर्फ को, जिससे कि वो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, और फ्रीजिंग मिक्सचर्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब जहां बर्फ 1-2 डिग्री पे पिघलने लगेगी, है ना, वो उससे थोड़ा सा और ऐसा कर देंगे टेम्परेचर को कि जिससे कि वो 1-2 डिग्री पे ना पिघले, है ना, वो हो सकता है 3-4 डिग्रीज पे पिघले। इसको ऐसा मान के चलिए कि ये कुछ इस तरीके का केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा NaCl का जो यूज है वो और किस किस में आता है, तो अभी अभी आपने देखा कि NaCl से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं किस किस की, NaHCO3 की कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा Na2CO3.10H2O की कर सकते हैं। इसके अलावा आप और देखोगे तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अपन लोग यहाँ से नमक से, NaCl से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स फॉर द डिस्कशन ऑफ NaCl। एक लास्ट डिस्कशन और कर लेते हैं, लास्ट कंपाउंड के बारे में अपन लोग और बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इससे अपने सोडियम के कंपाउंड्स तो पूरे हो जाएंगे। तो लास्ट कंपाउंड है मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाए, क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, राइट। अब देखो ये NaOH क्या है, कैसे बनेगा, है ना। सबसे पहली बात तो इस NaOH को बोलते क्या है, तो इस NaOH को अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा, मतलब बेसिक नेचर का होता है। इसको अपन जानते भी हैं कि अगर इसका एक्वस सोल्यूशन बना लिया जाए तो एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता है। वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ये बात तो अपन जानते भी हैं, और अपन लोग ये भी कहते हैं कि NaOH KOH ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस ही है। अब देखो आपसे कोई ये पूछे कि ये बनता कैसे है, NaOH जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसका जो मेथड है उसको अपन लोग बोलते हैं कैस्टनर केल्नर। इसका जो मेथड है वो क्या है, इसका जो मेथड है वो यही है कि इसको अपन लोग बोलते हैं कि एक कैस्टनर केल्नर सेल में बनाया जाता है। कैस्टनर केल्नर सेल क्या करते हैं, कैस्टनर केल्नर सेल इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ब्राइन सोल्यूशन का। और ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl एक्वस का अपने पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना। ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो अपने को 3 चीजें इसके अंदर में चाहिए। पहला चाहिए हमारे पास में एनोड, दूसरा चाहिए हमारे पास में कैथोड, और तीसरा हमको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट तो आपके सामने है, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है कोई एक सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन आपके पास में है, वो है NaCl का एक्वस सोल्यूशन, करेक्ट। आप लोग यहाँ पर सॉरी, एनोड और कैथोड आप चाहो तो प्लेटिनम का ले सकते हो या ग्रेफाइट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर एनोड और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इस बारे में अब अपन बात करते हैं कि हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो एट एनोड हमको क्या मिलेगा, है ना। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो भाई एनोड पे Cl माइनस आयन जो है, तो Cl माइनस आयन जो है वो Cl में कन्वर्ट हो जाता है ना। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि से यहाँ पर अपन इसको कुछ इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। एक सेकंड हाँ, कि से यहाँ लिख दीजिए 2Cl माइनस, यहाँ हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cl2 गैस जो है वो हमको यहाँ पर मिलती है।
कैथोड पे अपने को क्या मिलेगा, ये देखिए एक बार कि कैथोड पे अपने को क्या मिलेगा। कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होता है यहाँ पर, है ना। और अगर रिडक्शन होएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि सोडियम जो है वो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके Na, मतलब सोडियम बना लेता है। सोडियम जो है मरकरी की प्रेजेंस में, इसमें अपन एक्स्ट्रा मरकरी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ जो है वो सोडियम अमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम अमलगम बन जाता है। मरकरी के साथ में अगर कोई भी मेटल आ जाए तो उसको अमलगम बोलते हैं। यहाँ सोडियम लिखा हुआ है इसलिए सोडियम अमलगम, ठीक है। यहाँ सोडियम लिखा हुआ है इसलिए सोडियम अमलगम। तो देखो ये जो अमलगम है यही यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, यही यहाँ पर रिएक्शन करता है। तो देखो जरा कि ये जो सोडियम अमलगम है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दीजिए। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए? वाटर के साथ करवा दीजिए। तो यहाँ बन जाएगा 2NaOH प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये सब कैथोड पे ही चलता जा रहा है बेटा, है ना। प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, प्लस हमारे पास में मरकरी यहाँ पर बाहर आ जाएगा। मरकरी एज इट इज रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिला और यहाँ पर NaOH का एक्वस सोल्यूशन मिला। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि NaOH एक्वस सोल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ही किया ना इसने, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर Cl2 गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है और NaOH का एक्वस सोल्यूशन मिलता है। और ये सारी कहानी कैस्टनर केल्नर सेल के अंदर में होती है। ये कैथोड पे ही तो मिला, ये किस में मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। तो अपन लोग इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं बेटा, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन में। बॉक्साइट मतलब होता है एल्यूमिनियम, उसको प्योरीफाई करने के काम में यहाँ पर इसको लिया जाता है ना। बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन में अपन इसको यूज करते हैं। और इसका कहाँ यूज होता है? तो इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। किस किस में, कौन कौन सी इंडस्ट्री में? तो पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के, ठीक है। हमारे पास में आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम में भी आता है ये, ठीक है। और आप देखोगे तो ये और भी बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम में आता है। नंबर ऑफ केमिकल्स इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक लास्ट यहाँ पर इसका यूज और देख लीजिए कि ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है। कि पेट्रोलियम को रिफाइन करना है, उसको प्योरीफाई करना है ना, तो रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं। और एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लेबोरेटरी रिएजेंट भी अपन इसको यूज कर रहे होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है यहाँ पर कि किस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। और यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है अपन लोग 90% कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के कंपाउंड्स बचे हैं, बाकी का सारा काम हो गया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आने वाला है, दैट लेक्चर विल बी कंप्लीटिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी जरूर से पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी अपन लोग यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, और आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें तभी ये पार्ट अपना अच्छे से कंप्लीट हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।